अवेयरनेस प्रोग्राम में मतलब कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं, जैसे लीगल अवेयरनेस, शायद आप लोगों के एजेंडे में होगा वो लीगल अवेयरनेस। सो हम लोग उसमें आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे लीगल अवेयरनेस में हम लोग हमारे वहाँ यहाँ पे जो लीगल क्लिनिक है वो सब हम आप लोगों को मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो दैट वे आप लोग थोड़ा एम्पावर हो सकते हैं। सो ये हमारी तरफ से हो सकता है। Children who have none of them like orphans, so orphan children, but what they have done is, which has really expanded the program, is they have included children of all single women. So they have included children of widows, of separated women, of women who may have remarried and have moved away from the child. So and what you are saying is correct कि जब बच्चों के deprivation के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ऐसे बच्चे जो ऐसी स्थितियों में है, उनका स्कूल से निकल जाना, ट्रैफिक हो जाना, इस सब का चांसेस ज़्यादा है। तो आपके राज्य में आई एम श्योर ऐसा ज़रूर होना चाहिए। भैया हम लोग कोशिश करें राष्ट्रीय स्तर पर, आपके भी सब साथी हमारे साथ जुड़ के कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बच्चे स्कूल में रह पाते हैं इस सपोर्ट की वजह से, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ आगे ज़्यादा है, ये बात है। और इसके अंदर मुझे लगता है आप क्योंकि चाइल्ड लाइन में काम करते हैं और चाइल्ड लाइन का इतना बड़ा नेटवर्क है, हर ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड लाइन के वो है, तो आप लोग अगर अपना स्टेट लेवल पे थोड़ा डेटा जनरेट कर सकते हैं कि जो प्रॉब्लम में बच्चे हैं, अगर वो किन सिचुएशंस में से आ रहे हैं, किस तरह का इनपुट चाहिए, तो मुझे लग रहा है वो एक एडवोकेसी टूल हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि इतने सारे बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहे हैं, वो सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड से आ रहे हैं, तो आप क्यों हाउस होल्ड को सपोर्ट नहीं करते? और कोई कुछ कमेंट या आपके अनुभव शेयर करना चाहेंगे? People who work with women in general, but not perhaps with single women, but have some experiences to share about single women. हाँ, मेरा नाम पारुमिता चक्रवर्ती है और मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। मैं कलकत्ते में रहती हूँ। 2015 को हमने ये काम इधर शुरू किया है क्योंकि हम सिंगल वुमेन के जो काम है वो काम आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारे वेस्ट बंगाल में कुछ पहले नहीं था। और हमारे दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कलकत्ता और दार्जिलिंग, इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिंगल वुमेन है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिंगल वुमेन है। तो इसलिए हमने दार्जिलिंग में काम शुरू किया और लामाहट्टा जगह में हम लोकचू पेशा की तो जो चाय बगान है उधर काम चलता है और 2015 से चलता है। और ये काम शुरू हुआ है सैफो फॉर इक्वालिटी एक संगठन उसके साथ, और एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है HSWS, उनके साथ हम लोग जुड़कर काम कर रहे हैं। और ये जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं ये थोड़ा अलग किस्म की वर्कशॉप है क्योंकि हम सिंगल वुमेन का मुद्दा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो हमारे साथी आए हुए हैं मणिपुर से, असम से। अगर आप एक बाइट भी लेंगे उनसे बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो हमारे काम के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो भी सिंगल वुमेन हैं, वो भी चाय बगान में काम करते हैं, बहुत सारे गन सर्वाइवर्स हैं। और मणिपुर से मेरा पाई भी कह के जो एक ग्रुप ऑफ वुमेन काम करती हैं। आप जानते हैं कि मनोरमा के टाइम में मेरा भाई भी बहुत एक्टिव थे, तो मेरा भाई भी आई हुई हैं। हाँ, मेरा नाम पारुल है और मैं राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच से यहाँ भाग लिया इस कार्यक्रम में, जो एकल महिलाओं की कार्यशाला दार्जिलिंग में हो रही है। और राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच में 12 अलग अलग राज्यों के एकल महिला संगठन, मतलब ऐसे संगठन जो विधवा महिलाओं के, ऐसी महिलाएं जिन्होंने शादी नहीं की, परित्यक्ता, तलाकशुदा, ऐसी सब महिलाओं के जो संगठन है, करीब 1.5 लाख महिलाएं भारत में संगठित है। और वैसे देखें तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा एकल महिलाएं भारत में है और उनकी समस्याएं बहुत तरह के हैं। आज मैं खास यहाँ का जो हमारे लोकचू पेशक के टी गार्डन से जुड़े सब एकल महिलाएं हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। हम लोग सब आए हैं अलग अलग राज्यों से क्योंकि इधर महिलाएं बहुत संघर्ष कर रही हैं इकट्ठा होने के लिए। और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, मतलब हमें ऐसा लगता है कि उनके सामने जो संघर्ष है वो काफ़ी कठिन है क्योंकि इधर जो बहुत एकदम मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अपने जगह से शहर को आना जाना, पानी, काम, ये सब का बहुत ज़्यादा उनके सामने समस्या है। और हम उनके साथ देना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि स्थानीय रूप से कौन कौन लोग उनको साथ दे सकते हैं कि वो अपने संघर्ष में सफल हो सके। और मुझे लगता है कि ये हमको सोचना चाहिए क्योंकि दार्जिलिंग एक इतना सुंदर इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो इतना परेशानी में रह रहे हैं। तो ज़रूर ये सरकार के लिए, हमारे समाज के लिए
ये एक बहुत सवाल है कि यहाँ पर क्यों पेंशन की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पर क्यों राशन की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके लिए क्या कर सकते हैं। और जब ये महिला इतने संघर्ष में खड़ी हुई है तो हम लोग सब क्या कर सकते हैं, जो शहर के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो सारा टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे समुदाय है, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनको भी विकास से जुड़ा हो सके। हमारा मुख्य काम ये है कि अगर एकल महिलाएं अपने समुदाय में संगठित है तो वो अपनी समस्याओं को खुद चिन्हित कर सकती है और साथ में उनको हल कर सकती है। तो जैसे बहुत जगहों पर एकल महिलाओं के ऊपर सवाल है कि आप क्यों घर से बाहर जा रही है, या आप घर के बाहर काम कर रही है तो शायद आप कुछ गलत करती है बाहर जाकर। तो इस सब का मुकाबला हम कैसे करें, क्योंकि हम सबको अपना घर चलाना है, तो हम एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास जानकारी नहीं है, तो महिला, अगर मैं गाँव में कहीं रहती हूँ या किसी प्लांटेशन में रहती हूँ, प्लांटेशन बंद हो गए, मुझे नहीं मालूम है कि सरकार पेंशन का योजना है, केंद्र सरकार बीपीएल लोग को पेंशन देती है, तो मैं कहाँ जाके अप्लाई कर सकती हूँ, ये जानकारी मुझे कैसे मिलेगा। तो हमें ऐसा लगता है अगर महिलाएं सब साथ है और उनमें से कुछ महिलाओं के पास ये जानकारी है तो वो बाकी सबको भी दे सकती है। तो हमारी जैसी संस्था है जो इस काम से जुड़ी है, हमारा कोशिश ये है कि हम कुछ एकल महिलाओं को ट्रेन और कैपेसिटी उनका बढ़ा सके कि उनको सरकार, समाज और जो हमारा पूरा प्रशासनिक ढांचा है उसका जानकारी हो सके। तो आप सबको जैसे वो बता रहे कि लोकचुप पेशोक में इन सब महिलाओं ने अपना ब्लॉक हेडक्वार्टर्स तक जब मार्च किया तो बहुत सारे लोग पहली बार उधर दफ्तर देख रहे थे कि यहाँ पर लोग बैठते हैं या बीडीओ बैठता है, यहाँ पर हम राशन के लिए बात कर सकते हैं। पर ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमें नागरिक होने के नाते अगर ये सब जानकारी हम तक नहीं पहुँची है तो हम कैसे अपनी सरकार के साथ जुड़ेंगे। हम तो एक तरह से सरकार हमारे लिए है ही नहीं ना, अगर हम ये भी नहीं जानते कि हमारे राशन का दुकान का समस्या है और हम किसको जाके बात करें, तो हम तो फिर कैसे नागरिक हो सकते हैं या कैसा कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी कैसे हमारे तक पहुँचेगी, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी हमने वर्कशॉप के दौरान सुना कि इधर नरेगा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चलता है, पर वो हमारा कार्यक्रम है, अगर हमारे तक पैसा नहीं पहुँच रहा तो कौन खड़ा होकर बोलेगा, वो हम ही को बोलना पड़ेगा। तो हमारा काम ये है कि लोग तैयार हो ये बोलने के लिए, और एकल महिलाएं खासकर ये बोलने के लिए तैयार हो। तो इसके लिए बहुत सारी कार्यशालाएं करते हैं, जो एकदम फील्ड के अंदर जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ जाकर मीटिंग करते हैं। और हम नहीं करते, आप बाकी सब लीडर से बात करेंगे तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो खुद अपना लीडरशिप ले रही है, मतलब वो अपना दिन का दिहाड़ी छोड़कर इस काम में लगी हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर ये हमारे समाज में बदलाव आता है तो हमारे लिए ज़्यादा आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। ज़्यादातर आपको क्या समस्या मिला? तो सांस्कृतिक रूप से बहुत सारी समस्या है, क्योंकि हमारे संस्कृति में ऐसा माना गया है कि जो महिला शादी में है वो अच्छी है, मतलब वो एक अच्छी महिला है, उसका परिवार है, वो कोई भी अगर धार्मिक काम है तो उसमें भाग ले सकती है, वो अपने पति के साथ जुड़कर कुछ कर सकती है, वो पति के साथ जुड़ी है तो अगर घर में खेती बाड़ी है वो उसमें भी भाग ले सकती है, सब चीज़ों में उसका जुड़ाव रहता है। लेकिन अगर कोई महिला ऐसा नहीं है, अगर विधवा हो गई या उसने शादी नहीं की, तो बहुत सारी चीज़ों से वो वंचित हो जाती है सांस्कृतिक रूप से। तो ऐसा बहुत जगह पे ये मान्यता है कि विधवा महिलाएं उनका शगुन मतलब अपशगुन है, वो इनऑस्पिशियस है, तो उनको अच्छी जगह में नहीं जाना चाहिए, शादी के अंदर सामने नहीं जाना चाहिए। अगर किसी कम्युनिटी में मांस मच्छी खाती है तो अगर विधवा महिला है तो उसको नहीं खाना चाहिए, कपड़ा एक तरह का पहनना चाहिए। तो इस सब तरह के बहुत सारे बंधन उन पर है जो उनको अपना फुल मतलब एक फ्रीडम एंजॉय करने से रोकते हैं। इसके अलावा लाइवलीहुड को लेकर और इकोनॉमिक राइट्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स तो औरतों का है, मतलब उनको अधिकार मिलता है, खासकर विडोड औरतों को उनके पति का जो भी संपत्ति है वो उसका फर्स्ट लाइन एज होता है, एटलीस्ट हिंदू जो महिलाएं हैं वो। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। वैसे ही बेटियों को अधिकार है, अगर वो शादी नहीं करती तो भी, अगर शादी करती है तो भी, तो हम देखते हैं ये भी नहीं हो पाता। तो ज़्यादा समस्या एकल महिलाओं को आती है क्योंकि उनके हाथ से सब छूटता है। पति के रहते हुए, मानिए पति उनका कहीं दूर रह के भी नौकरी कर रहा था और वो घर में रह के खेती बाड़ी करके अपना घर चला रहे थे, लेकिन पति के मर जाने पर बहुत सारे दूसरे लोग आकर खड़े रहेंगे और वो बोलेंगे आपका इधर अधिकार नहीं है, आपको परेशान करेंगे, आपको मजबूर करेंगे जाने से। और तीसरा जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे महिलाएं जो एकल है वो बड़ी उम्र के हैं। तो इंडिया में अगर देखते हैं तो करीब 58% जो सिंगल विमेन है वो 60 इयर्स अबव है। तो उनका एज के उससे बहुत सारा समस्याएं है। तो हम जानते हैं हमारे यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें भी जेरियाट्रिक केयर का जो जितना सरकार बोल रही है उतना भी हम नहीं जानते। जैसे आपको मालूम है या नहीं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में
सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जेरियाट्रिक वार्ड अलग होना चाहिए, जेरियाट्रिक ओपीडी अलग होना चाहिए, पर ऐसा बहुत जगह पे नहीं है और लोग जानते भी नहीं हैं। तो फिर जो उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटी चाहिए वो कैसा मिलेगा? बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम आता है कि जो भी उनके घर में बच्चे हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। कुछ कारण ये है कि बच्चे खुद भी इतना नहीं कमा पा रहे, उनका खुद का परिवार नहीं चल रहा। कुछ जगह पर कल्चरल प्रैक्टिस अब बदल गया है तो उनको नहीं लगता हमको करना चाहिए। तो इन ओल्ड एज दे फील वेरी हेल्पलेस कि हमको रोटी भी नहीं है, हम खुद जाकर अब मजदूरी नहीं कर सकते तो हमको रोटी भी नहीं है। और आप खुद भी बाहर जाकर देखेंगे, हम भी इधर घूम कर देख रहे हैं, बहुत बड़ी उम्र में महिलाएं, मतलब 65 68-70 ईयर्स का महिला है, वो हार्ड लेबर कर रहा है, दिन भर खड़े रह के कोई सामान बेच रही है, सामान ढोने का काम कर रही है। तो ये एक सवाल हो जाता है कि क्या हमारा समाज ऐसा है कि हम अपने बुज़ुर्गों को, अपनी बुज़ुर्ग महिलाओं को भी उनको इतना नहीं दे सकते और उनको उस उम्र में जब उनके लिए बहुत कठिन है, इतना ज़्यादा मेहनत करने पे वो मजबूर है। तो ये सारी महिला एकल महिला, ये सारी जो समस्या है ये एकल महिलाओं के साथ जुड़ी है। और इसके अलावा जो हम एक ये बात देख रहे हैं जो खास इस क्षेत्र में है कि यहाँ पे सरकार से सपोर्ट ना के बराबर है। अब बहुत कम राज्यों में ऐसा है, लेकिन अभी भी इधर ऐसा है कि पेंशन्स को लेके कोटा सिस्टम है। तो ऐसा है कि किसी ब्लॉक के लिए ऑलरेडी डिसाइड किया है कि विडो पेंशन अगर है तो इतना नंबर को मिलेगा। तो अब महिला जब अप्लाई कर रही है वो अपना फॉर्म पूरा करना बहुत मुश्किल है, वो 6 लोगों का चक्कर काटते तब उनका फॉर्म पूरा होता है, उसके लिए उनका खर्चा होता है। वो पूरा करके देती है तो उनको बताते हैं कि अभी तो हमारा कोटा फिल्ड है, तो इनमें से जब कोई महिला गुजर जाएगी या मर जाएगी तो हम नए लोग ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ये नहीं है, मतलब ज़रूरत तो है अभी, पर आप कह रहे कोई गुजरेगा तो मुझे मिलेगा। तो हमारे क्या प्रायोरिटीज़ है हमारे सरकार के, वो हमको वापस देखना होगा। और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी देखना होगा कि जो अलग अलग क्षेत्र है उधर का क्या नीड्स है। तो अगर यहाँ पर प्लांटेशंस बंद हो रही है तो फिर क्या, मतलब ये कुछ इसके बारे में करना पड़ेगा, ऐसा छोड़ तो नहीं सकते कि ठीक है लोग कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो सारी बातें थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा है, देयर इज अ सर्टेन निग्लेक्ट। मैले उयोहरू डकुमेन्ट्सहरू अफिसमा बुझाएँ, तर अहिलेसम्म मेरो पेन्सन भएको छैन। गयो भने आरटीपीएस नम्बरको कोटा छैन हो, आरटीपीएस नम्बर छैन, कोटै छैन, कोटा खाली भयो भने पनि उसमा पाउँदैन भन्छ हो। अब घरको अवस्था त कस्तो छ, एकदमै सोचनीय छ। धमिराले माथिसम्म खाएर हो, कस्तो चाहिँ अवस्था छ, घर पनि छैन। त्यसैले मैले उयो बीपीएलको उसको लागि बीपीएल घरको लागि मैले उयो गरेँ, तर अहिलेसम्म मैले घर पनि पाएको छैन। अहिलेसम्म मैले पेन्सन धरि पाएको छैन। 15 मा मैले पेन्सनको उयोहरू सबै बुझाएको, अहिलेसम्म पाएको छैन। हामीलाई कोटा छैन, तपाईँहरूको कोटै छैन, कोटा खाली भयो भने हालिदिन्छु भन्छ, तर बुक्रे 57 मात्रै दिन्छ अहिलेसम्म। As women are the ones who really face different kinds of obstacles. We really need to, government has to fulfill our demands. This is what we want to share. म अनुजा तामाङ, म हिल सोसल वेलफेयर सोसाइटीबाट हो र हिल सोसल वेलफेयर सोसाइटी र इको फर इक्वालिटीले चाहिँ यो सिङ्गल वुमन मुभमेन्ट लप्चु र पेसोकमा गर्दैछ र लप्चु पेसोकमा चाहिँ एउटा सङ्गठनै खोलेको छ एकल नारी सङ्गठन भनेर। र यो सङ्गठनले चाहिँ हामीले चाहिँ सिङ्गलहरूलाई मात्रै लिएर काम गर्दैछ र सिङ्गलहरूको मुद्दालाई नै लिएर काम गर्दैछ र मुद्दाहरू चाहिँ अब थुप्रै हामी बिच आइसकेको छ र त्यसको लागि हामीले कतिवटा र्यालीहरू गरेको छौँ र कतिवटा एडभोकेसीहरू पनि गरिसकेको छौँ। जस्तै यो रासनको लागि जस्तै मेनुअल रासन, जस्तै डिजिटल रासन कार्ड हुँदा अहिले सबैले पाउँदैछ, तर मेनुअल रासन कार्ड हुँदाखेरि कसै अब जति पनि सिङ्गल वुमन थियो उनीहरूले रासन पाउँथेन र त्यसको लागि हामीले डिजिटल रासन कार्डको माग गऱ्यौँ। डिजिटल रासन कार्ड आएर अहिले उहाँहरूले रासन पाउँदैछ, तर रासन पाए पनि उहाँहरूले अब जति पाउनुपर्छ रासन जति उनीहरूको उसमा छ, तर त्यो रासन चाहिँ त्यति उनीहरूले पाएको छैन। र साथै हामीले अरू इस्यु निकालेको छौँ, जस्तै हेल्थमाथि। हेल्थ एकदमै भाइटल इस्यु रहेको छ लप्चु पेसोकमा, किनभने उनीहरूको जुन ठाउँमा सिङ्गल वुमनहरू बस्छ, सिङ्गल वुमन भनेपछि तरुणी, अब जस्तै एज भएको मात्रै हुँदैन, ओल्ड एज पनि हुन्छ र उनीहरूलाई एकदमै हेल्थको फेसिलिटीबाट एकदमै डिप्राइभ छ उनीहरू, किनभने हेल्थ सेन्टर गाउँदेखि एकदमै टाढो रहेकोले कुनै उनीहरूले त्यहाँबाट फेसिलिटी लिन सक्दैन र
र एउटा प्यारासिटामोल पनि किन्नुको लागि उनीहरू बाहिर टिस्टा या कालिम्पोङ या दार्जिलिङ जानुपर्छ, किनभने लप्चू र पेसोकको लागि चाहिँ हेल्थ एकदमै टाढो परेकोले गर्दा चाहिँ उनीहरूले जस्तै आफ्नो डेली रुटिनको जस्तै प्रेसर सुगरहरू चेक गर्नुपर्छ, उनीहरूले त्योहरू पाउँदैन। र साथसाथै मनरेगामाथि पनि अब त्यस्तो राम्रो काम अब हाम्रो उयसमा ब्लकमा त्यस्तो राम्रो भएको जस्तो लाग्दैन, किनभने जहाँ जरुरत छ 100 डेजको काम वहाँ चाहिँ अब त्यो कामहरू पुगेको जस्तो लाग्दैन हामीलाई, किनभने हाम्रो लोकल पिपललाई हेरेर डेभलप हुनुपर्नेमा र जुन सुविधा बनाउनेलाई छ त्यो सुविधा अनुसार मात्रै त्यो कुरोहरू बनिँदैछ। पेन्सनको एकदमै जस्तै हाम्रो के अरे हिल्समा कोटा सिस्टम, जस्तै विडोलाई 60 जना विडोले मात्रै एउटा ब्लकमा 60 जना विडोले मात्रै पेन्सन पाउँछ र ओल्ड एज पेन्सनहरू पनि 80 जनाले मात्रै जो को मर्छ र मैले पेन्सन पाउँछु भनेर पर्खिरहनु पर्छ। र जस्तै अरू स्टेटमा जस्तै हिमाचलतिर अनम्यारिडहरूले पनि पेन्सन पाउने गर्छ र हाम्रो अनम्यारिडको लागि झन् हाम्रो हिल्समा झन् केही सुविधा पनि छैन। र जस्तै विडो पनि पेन्सन पाउनु लागि 45 इयर्स पर्खिनुपर्छ, उनीहरूले वेट गर्नुपर्छ कि जस्तै 20 वर्षमा बुढा मऱ्यो भने पनि उनीहरूले 45 इयर्स चाहिँ पर्खेर चाहिँ पेन्सनको अब बुढा मरेको पेन्सन चाहिँ पाउने आशा गर्नुपर्छ। र त्यस्तो थुप्रै समस्याहरू छ, जस्तै हामीले अरू मुद्दाहरूमाथि पनि काम गर्दैछौँ, जसमा कि गाउँघरमा पनि स्ट्रिट लाइट होस्, हाम्रो बाटो राम्रो होस्, जसमा कि हामीलाई हाम्रो सिङ्गल वुमनहरू राम्रो बाटो होस्। र अर्को कुरो चाहिँ जस्तै सरकारी कार्यालयतिर पनि हाम्रो सिङ्गल वुमनले एउटा भए पनि पोस्ट पाओस् भन्ने चाहिँ हामी त्यो मुद्दाहरूलाई लिएर चाहिँ दार्जिलिङमा काम गर्दैछौँ। र अरू हामीले अहिले लामाहट्टा जिपीमा मात्रै स्टार्ट गरेछ र अरू जिपीमा पनि यही महिनादेखि चाहिँ स्टार्ट गर्दैछ, यो मार्च एप्रिलदेखि चाहिँ। यो काम गरेपछि चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल त हामीले रासिन पायौँ, रासिन स्मुथली पाउनु थाल्यौँ र पछि चाहिँ हामीले एउटा रिजल्ट राम्रो चाहिँ के पायो भने जस्तै सिङ्गल वुमनको लागि चाहिँ जस्तै यो जति पनि एवाईको घरहरू पाइन्छ जस्तै ब्लक पञ्चायतबाट त्यो चाहिँ सिङ्गल वुमनहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी दिँदैछ। र साथसाथै जस्तै पहिला अब यस्तो अफिसियल कुरामा के हुन्छ भने हाम्रो मान्छेहरू अफिसमा गएपछि हरि कुन चाहिँ अफिसरलाई भेट भन्छ, कुन चाहिँ अफिसरलाई भेट्छ, तर अहिले चाहिँ ब्लकमा हाम्रो जो पनि म लप्चू पेसोकको सिङ्गल वुमन भनेपछि उनीहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर उनीहरूको काम चाहिँ एकदम अब छिटो गरिदिनु चाहिँ थालेको छ। र उनीहरूलाई घरहरू पहिला प्रायोरिटी उनीहरूलाई घरहरू दिने र पानीको केही अब स्किमहरू आयो भने पनि फर्स्ट उनीहरूको घरमा दिने, अब त्यो चाहिँ भइसक्यो। मेरा नाम है मोनिका तिर्की, मैं आसाम से आई हूँ। ऑल आदिवासी ऑल आदिवासी आवाज़ महिला संगठन में हम काम करते हैं, बगन में जाके काम करते हैं। हम लोग आदिवासी लोगों के लिए, हम लोग आदिवासी आदमी लोगों के लिए जब वो शादी हो जाते हैं उसके पीछे पुरुष मार जाने से हम लोग का समाज में थोड़ा अत्याचार करते हैं, उसका कुछ हक नहीं मिलता है। वो बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए और जो सास था उन लोग माटी बारी उसको नहीं देता है। और बगान में जो हम लोग काम करते हैं, हम लोग का जितना 8 घंटा काम करते हैं तो उसका जितना पैसा मिलने का है वो नहीं मिलता है। एक दिन में हम लोग को 167 ऐसा मिलता है, तो हम लोग के लिए वो थोड़ा दिक्कत होता है। लड़का लोगों को बच्चा लोगों को पढ़ाने के लिए, हम लोग का चलने के लिए। फिर हम लोग का आदमी लोग का जब लड़का लोग का शादी हो जाते हैं ना, शादी होने के समय में अभी हम लोग का पुरुष नहीं रहने से और लड़की का शादी को हम लोग देखने नहीं मिलते हैं। फिर उन लोग के लिए हम लोग थोड़ा दिक्कत होता है। वो समाज से हम लोग उसको कैसे दूर करेंगे, उसके लिए हम लोग थोड़ा इधर में अभी कुछ समझ लिया, सीख लिया। वो अपना गांव में जाके अभी हम लोग करेंगे उसको। उसके पीछे हम लोग अभी इधर आया है, इधर आके अभी समझने आते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और एकल महिला संघ में हम लोग अभी जुड़ी हुआ है। दार्जिलिंग आके दार्जिलिंग में अभी देखा है महिला लोग बहुत निकल रहे हैं। फिर दिल्ली गए थे, दिल्ली में भी देख लिया, तो अभी हम लोग का थोड़ा मालूम हो गया है कैसे चलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे जिएंगे। जीने के लिए हम लोग का थोड़ा जीवन जैसा चलते थे, अभी थोड़ा ऊंचा होने के लिए हम लोग का थोड़ा साहस मिला है। इसलिए हम लोग अभी इधर में आके थोड़ा बोलते हैं। और हम लोग का
जो विधवा पेंशन वो मिलने के लिए बहुत मुश्किल होता है। जितना फॉर्म देने से भी हम लोग के लिए कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, उसको दब जाता है। फिर और दूसरे लोगों के लिए तो देने से मिल जाता है, आदिवासी लोग के लिए थोड़ा मिलने के लिए दिक्कत होता है हम लोग के लिए।